बिल्कुल। और ये रिसर्च काफी दिलचस्प फैक्ट सामने लाई है आज। वाकई। मतलब अगर मैं एक आम सी मिसाल दूं तो तसव्वुर करें कि किसी की आमदनी आधी हो गई हो, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा हो, हाँ हाँ, सही। और वो शख्स अचानक बाहर से दो नई लग्जरी गाड़ियां फाइनेंस करवा ले। सुनने में इंतहाई बेवकूफ़ी लगती है ना। 100% बेवकूफी लगती है। कोई भी आम सोच वाला इंसान यही कहेगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि हमारी मजमूई इकोनॉमी बिल्कुल यही कर रही है आजकल। आमतौर पर लोग फिगर्स देखते हैं और सीधा नतीजा निकाल लेते हैं। यानी सतह पर देखा जाए तो लगता है सब बहुत अच्छा चल रहा है। एग्जैक्टली जैसे आजकल ऑटो सेक्टर में आने वाला हालिया उरूज देख लें। चारों तरफ गाड़ियों की सेल्स बढ़ रही हैं, सड़कों पर धड़ाधड़ नए मॉडल्स नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, हर दूसरे दिन कोई नई एसयूवी नजर आ रही होती है। हाँ, तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा सवाल पैदा होता है। क्या ऑटो सेक्टर में आने वाला ये अचानक बूम वाकई मुआशी तरक्की की अलामत है, या ये सिर्फ एक नए बहरान से पहले की खामोशी है? ये मैं समझता हूँ इस वक्त का सबसे अहम सवाल है, क्योंकि सतह पर हर चीज़ बहुत मुस्बत लग रही है। ऐसा महसूस होता है जैसे लोग खुशहाल हो रहे हैं। सही। लेकिन इस तज्ज़िये का असल मकसद ही यही है कि हम इस तस्वीर का थोड़ा तारीख रुख देखें। हम गाड़ियों की इस बढ़ती हुई सेल्स और आलमी तवानाई यानी ग्लोबल एनर्जी मार्केट में आने वाले उतार चढ़ाव को समझेंगे। यानी इन दोनों के बीच का जो तसादुम है। बिल्कुल, इन दोनों के दरमियान जो एक खतरनाक फ्रिक्शन बन रहा है ना, ये दोनों आपस में कैसे टकरा रहे हैं, असल फोकस हमारा यही होगा। हाँ, आइए इस पूरी सूरत हाल को थोड़ा गहराई में देखते हैं। सबसे पहले इस गैर मामूली बूम की बात करते हैं जो ऑटो सेक्टर में आया है। हाँ, फिगर्स काफी हैरानकुन है इस दफा। वाकई, अगर मार्केट रिसर्च के अदादुशुमार देखें तो FY26 के पहले 8 महीनों में, जिसे हम 8 MFY26 कहते हैं, सही। इस अरसे में पैसेंजर कार्स की सेल्स में 43% का जबरदस्त इजाफा हुआ है। और गौरतलब बात यह है कि ये छोटी गाड़ियों में नहीं है। एग्जैक्टली, छोटी गाड़ियां नहीं बल्कि मोस्टली एसयूवीज और हाई एंड लग्जरी गाड़ियां हैं। हाँ, तो अचानक इतना बड़ा इजाफा कैसे मुमकिन हुआ? बताया तो यही जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स का नरम होना और नए मॉडल्स की आमद है, लेकिन और क्या वजूहात है? देखें, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पिछले 2 साल देखने पड़ेंगे। पिछले 2 साल इकोनॉमी बिल्कुल एक शदीद जुमूद का शिकार थी। यानी फ्लैटलाइन चल रही थी। बिल्कुल फ्लैटलाइनिंग थी, महंगाई अरूज पर थी, और इंटरेस्ट रेट्स इतने हाई थे कि किसी के लिए गाड़ी फाइनेंस करवाना प्रैक्टिकली नामुमकिन था। सही बात है। कौन इतने सूद पर गाड़ी लेगा? तो अब जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स थोड़े से नरम हुए हैं, जो डिमांड पिछले 2 साल से रुकी हुई थी वो अचानक फटकर बाहर आई है। अच्छा, यानी पेंट अप डिमांड थी जो अब रिलीज हो रही है। 100%। और लोग अब सफर से ज्यादा स्टेटस के लिए एसयूवीज खरीद रहे हैं। लेकिन इसमें एक और पहलू है जो शायद मजमूई इकोनॉमी के लिए ज्यादा अहम है। मैं समझ रही हूँ, आप कमर्शियल व्हीकल्स की तरफ आना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। कमर्शियल सेगमेंट में जो बेदारी आई है वो नंबर्स के लिहाज से बहुत मैसिव है। खौफनाक हद तक मैसिव है। मैं फिगर्स देख रही थी और 8 MFY26 में ट्रक्स और बसेस की सेल्स में 90% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। 90% इजाफा कोई छोटी बात नहीं होती। और अगर सिर्फ ट्रक्स को अलग से देखें तो इनकी सेल्स तो लगभग डबल हो चुकी हैं। मतलब एक की जगह 2 ट्रक्स बिक रहे हैं। इसका जमीनी हकीकत से क्या कनेक्शन है? ट्रक्स की सेल्स डबल होने का सीधा सा मतलब यह है कि रुकी हुई कमर्शियल एक्टिविटी वापस आ रही है। यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रेट वगैरह? एग्जैक्टली। कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू हो गई है, फैक्ट्री से सामान निकल रहा है, फ्रेट मूवमेंट तेजी पकड़ रही है। और एक और मजे की बात है इसमें। वो क्या? ट्रांसपोर्ट कंपनीज ने पिछले 2 साल से अपनी पुरानी गाड़ियां तब्दील नहीं की थी। उनके फ्लीट्स बिल्कुल खस्ताहाल हो चुके थे। अच्छा, तो पुरानी गाड़ियों की मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ गया होगा। बिल्कुल। मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी थी कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट थोड़ा नीचे आया, उन्होंने फौरन नए ट्रक्स और बसेस ले लिए। ये इस बात की तस्दीक है कि बज़ाहिर इकानमी दोबारा जिंदा हो रही है। ये सब सुनकर मुझे तो एक लंबी सर्दी की नींद सोए हुए भालू की याद आ रही है। हाँ हाँ, भालू। वो कैसे? यानी एक भालू जो हाइबरनेशन से अचानक उठे और बेतहाशा खाना शुरू कर दे। 2 साल की रुकावट के बाद अचानक इकोनॉमी में एक शदीद भूख बेदार हो गई है। हाँ हाँ, ये तमसील वाकई बिल्कुल ठीक बैठती है यहाँ।
इकॉनमी एक भूखे भालू की तरह ही बर्ताव कर रही है। तो हमने ये तो देख लिया कि भालू ने उठकर धड़ाधड़ खाना शुरू कर दिया है। सही। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या इस भूख को मिटाने के लिए जंगल में काफी खुराक मौजूद है? यानी आप ईंधन या फ्यूल की बात कर रही हैं यहाँ? तैयार करता नजर आता है। कैसे? आलमी मंजरनामे के हवाले से बताएं। देखें, अगर हम मुकामी मार्केट से निकलकर आलमी एनर्जी मार्केट को देखें तो हालात काफी परेशान कुन हैं। मिडल ईस्ट में बढ़ती हुई कसीदगी सबके सामने है। हाँ, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बहुत हाई हैं आजकल। उन्हीं टेंशन्स की वजह से जो ब्रेंट क्रूड है, जिस पर आलमी तेल की कीमत तय होती है, वो तकरीबन $100 पर बैरल तक पहुंचने वाला है। $100 पर बैरल, ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, और उतार चढ़ाव मुसलसल जारी है। अब मसला ये है कि हाई स्पीड डीजल की आलमी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, लेकिन यहाँ हुकूमत तकरीबन 45 बिलियन रुपीस हर हफ्ते सब्सिडी दे रही है। वेट एक सेकेंड, 45 अरब रुपया हर हफ्ते की सब्सिडी? जी हाँ, हर हफ्ते 45 बिलियन। ये सिर्फ इसलिए दी जा रही है ताकि सारेफीन और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को महंगाई से बचाया जा सके। अच्छा, यहाँ पर एक आम सोच का बंदा ये पुशबैक दे सकता है, और मैं भी ये सवाल उठाऊंगी, हाँ, कि अगर अवाम को और ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी मिल रही है तो इसमें बुराई क्या है? बुराई बज़ाहिर तो कुछ नहीं लगती आम आदमी को। हाँ ना, मतलब ये तो एक अच्छा शॉर्ट टर्म रिलीफ है। इकोनॉमी चल रही है, सस्ता फ्रेट होगा तो चीजें सस्ती रहेंगी, अवाम का तो फायदा है। ये दलील सुनने में वाकई बहुत अच्छी लगती है, लेकिन संजीदगी से देखा जाए तो ये रिलीफ दरअसल एक बहुत बड़ा ट्रैप है, एक जाल है। जाल कैसे? इकोनॉमी तो चल रही है। देखें, ये किसी भी तरह सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट कवर पहले ही बहुत कमज़ोर है। ये इंतहाई अहम है, एक बैकबोन है। सही। अगर आप लंबे अरसे तक 45 बिलियन की वीकली सब्सिडी देते रहेंगे महंगे इंपोर्टेड तेल पर, तो आखिरकार खजाना खाली हो जाएगा। ये सब्सिडी इकोनॉमी की बहाली को ही तबाह कर देगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑटो बूम दरअसल मईशत के लिए एक दोधारी तलवार साबित हो रहा है। बिल्कुल डबल एज्ड स्वॉर्ड है ये। इस हिस्से को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। गाड़ियों की सेल्स बढ़ने का सीधा मतलब ये नहीं होता कि गाड़ियां यहाँ बन रही हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों में। लोग समझते हैं गाड़ी यहाँ बनी तो इकोनॉमी में पैसा आया, लेकिन असल में तो सीकेडी किट्स आती हैं। यानी कंप्लीटली नॉकडाउन किट्स, इंजन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक सब बाहर से आता है। एग्जैक्टली तो जब बड़ी एसयूवीज और कमर्शियल व्हीकल्स की सेल्स बढ़ती हैं तो इन ऑटो पार्ट्स और रॉ मटेरियल्स के इंपोर्ट बिल में शदीद इजाफा हो जाता है। और ये डबल एज सोर्ड का दूसरा हिस्सा है। एक तरफ सीकेडी किट्स का बिल बढ़ रहा है और दूसरी तरफ, जैसा हमने पहले बात की, आने वाले महीनों में महंगे तेल का इंपोर्ट बिल भी आसमान को छुएगा। क्योंकि गाड़ियां चलाने के लिए महंगा फ्यूल तो चाहिए होगा। बिल्कुल। और इन दोनों चीजों का मजमूई असर पता है कहाँ पड़ता है? सीधा हमारे रुपये पर। हाँ, करेंसी पर शदीद दबाव आता है क्योंकि डॉलर्स की डिमांड अचानक बढ़ जाती है मार्केट में। 100%। रुपये गिरता है और महंगाई का एक नया तूफान बनता है। तो अगर मैं इसका नतीजा निकालूं तो जब फ्यूल की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि आखिरकार कभी तो हुकूमत को ये सब्सिडी खत्म करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल। 45 बिलियन हर हफ्ते आप हमेशा तो नहीं दे सकते। सही, तो जब ये सब्सिडी खत्म होगी तो हर जरूरी चीज की कीमत में अचानक इजाफा होगा, यानी इन्फ्लेशन डबल हो जाएगी। हर चीज महंगी होगी क्योंकि ट्रक का किराया बढ़ जाएगा। तो जिस मुआशी बहाली ने शुरू में इन गाड़ियों की सेल्स को फरोग दिया था, वही बहाली अब महंगे फ्यूल और इंपोर्ट बिल की वजह से खतरे में पड़ गई है। ये एक विशियस साइकिल है जिसमें हम खुद को फंसा चुके हैं। यहाँ मुझे हुकूमती पॉलिसीज में एक अजीब सा तजाद नजर आता है। एक तरफ हुकूमत फ्यूल का इस्तेमाल कम करने के लिए सादगी यानी ऑस्टेरिटी की पॉलिसीज ला रही है, हाँ, बयानात दिए जाते हैं कि पेट्रोल बचाएं, एनर्जी बचाएं। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ फ्यूल पर अरबों रुपए की सब्सिडी भी दे रही है। ये दोनों मुखालिफ सिमत की बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं? चल ही नहीं सकती। एक तरफ आप गाड़ी का एक्सेलरेटर दबा रहे हैं और दूसरी तरफ ब्रेक दबा रहे हैं। एग्जैक्ट वही मिसाल है। और ये पॉलिसी किसी भी सूरत में काम नहीं करेगी लंबा अरसा। एक पॉइंट आएगा जब हुकूमत मजबूर हो जाएगी। फिर उनको पाबंदियां लगानी पड़ेंगी इंपोर्ट्स पर। बिल्कुल। अनकरीब इनको लग्जरी और गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स पर शदीद कट्स लगाना नागुज़ीर हो जाएगा। ऑप्शंस बचेंगे ही नहीं। तो इसका हतमी नतीजा तो यही निकलता है कि कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड और हालिया बूम अब अपनी आखिरी हद को छू चुका है, यानी एक सीलिंग हिट हो गई है। हाँ, सीलिंग आ चुकी है। क्योंकि
गाड़ी फाइनेंस करवाना एक चीज़ है, लेकिन उन फ्लीट्स को सड़कों पर दौड़ाते रखने की रनिंग कॉस्ट्स अब बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। जब ट्रक चलाने का खर्चा आमदनी से ज्यादा हो जाए तो कोई क्यों चलाएगा? एग्जैक्टली। फ्रेट रेट से ज़्यादा अगर डीजल का खर्चा हो तो ट्रांसपोर्ट कंपनी ट्रक खड़ा कर देगी, और यहीं पर एक नया और मैं कहूँगा थोड़ा सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल पैदा होता है। अच्छा, वो क्या सवाल है? देखें, अगर फ्लीट ओनर्स महंगे तेल की वजह से अपनी गाड़ियां चलाने का खर्चा उठा ही ना सकें, तो क्या हमारी बुनियादी सप्लाई चेन्स मुकम्मल तौर पर रुक जाएंगी? यानी आटा, चावल, दवाइयाँ पहुंचना बंद हो जाएंगी? ये तो काफी डरावना सिनेरियो है। या फिर इसका एक मुस्बत रुख भी हो सकता है। क्या ये मजबूरी हमें लॉजिस्टिक्स में मुतबादिल तवानाई यानी ऑल्टरनेटिव एनर्जी या ईवीज की तरफ तेजी से जाने का रास्ता दिखाएगी? ओह वाओ! यानी फोर्स्ड इनोवेशन। जब रिवायती तेल महंगा हो जाए तो मजबूरन आपको नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। बिल्कुल। तारीख में अक्सर ऐसे ही बहरान नए रास्तों की बुनियाद बनते हैं। ये वाकई एक बहुत डीप थॉट है। क्या हम सप्लाई चेन कोलैप्स देखेंगे या फिर ऑल्टरनेटिव एनर्जी का इनकलाब? ये तो वक्त ही बताएगा। सही बात है। इस पर मजीद सोचने की जरूरत जरूर है। आइंदा अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में ऐसे टॉपिक्स या कंपनीज तजवीज करें जिन पर आइंदा रिसर्च बेस्ड कंटेंट देखना मकसूद हो। Like and subscribe.